कितना बजा हो गया? ठीक है, तो इसमें सवाल था कि एलपीजी गंध किसके कारण आता है, तो मिथाइल मरकैप्टन के कारण, और यह क्या है, सल्फर का यौगिक है। ठीक है, और यह जो होता है इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है यह, और हाइड्रोकार्बन्स इसमें 95% होते हैं, जिसमें से 80% जो है वह मीथेन रहता है। ठीक है, तो ये सारे इसमें जो सवाल है इससे जुड़ा हुआ पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है, तो उसमें, एक मिनट, हाँ, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए क्या आवश्यक है ना, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए क्या आवश्यक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर, कि इसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बेहद जरूरी होते हैं। पौधों में जल, प्रकाश तथा पर्णहरित एवं कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट्स का जो निर्माण होता है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसको आप लोग नोट कर लें। प्रश्न है, प्रकाश प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जल, प्रकाश, पर्णहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण किया जाता है, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, तो इससे जुड़े हुए जो भी सवाल आएंगे तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर आप देख लीजिएगा। ठीक है, यानी कि इसमें जल, प्रकाश, पर्णहरित, कार्बन डाइऑक्साइड और इसकी उपस्थिति में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। अब प्रकाश संश्लेषण से जुड़े हुए एक दो महत्वपूर्ण सवाल और हम लोग देखेंगे, जैसे प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार के प्रकाश में सिर्फ संभव हो पाता है, तो प्रकाश संश्लेषण केवल दृश्य प्रकाश वर्णों में ही होता है, दृश्य प्रकाश वर्णों में, यानी कि वैब्जियोर, वैब्जियोर, इसी यानी दृश्य जो प्रकाश है, दृश्य प्रकाश में ही संभव होता है। ठीक है, यानी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वह दृश्य प्रकाश यानी वैब्जियोर में ही यह संभव हो पाता है। इसी प्रकार से जो सवाल आता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वह सबसे अधिक किस प्रकाश में होती है। ठीक है, प्रश्न समझ जाइए फिर से। ये प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है सबसे अधिक किस प्रकाश में होगा, किस रंग के प्रकाश में होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बैंगनी रंग में सबसे कम तथा लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। बैंगनी रंग में सबसे कम, इसका आंसर लिख लेंगे हम लोग, बैंगनी रंग में सबसे कम तथा लाल रंग में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, क्लियर है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वह बैंगनी रंग में सबसे कम होगी
तथा लाल रंग में सबसे अधिक होगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण, इसी से जुड़ा हुआ इस टॉपिक को समझिएगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहां से आती है, ये भी सवाल आता है, इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग। प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन मुक्त होता है वह कहां से आता है, प्रश्न आप लोग नोट कर लेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहां से आती है। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहां से आता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा H2O से, यानी कि जल से। ठीक है, क्योंकि जल टूटता है और ऑक्सीजन विमोचित करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसमें ऑक्सीजन कहां से आता है, H2O से आता है या जल से आता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगला एक और इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, प्रकाश संश्लेषण कहां होता है। प्रकाश संश्लेषण, यही सवाल है, कहां होता है, कहां होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में, यानी प्रकाश संश्लेषण कहां होता है, तो ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, अब इसमें एक और है कि प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक क्या है। यानी प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक, प्रथम स्थिर यौगिक क्या है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज। यानी प्रकाश संश्लेषण में प्रथम स्थिर यौगिक क्या है, तो यह है ग्लूकोज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आजकल अक्सर सवाल आ रहा है, अक्सर ये चर्चा में रहता है, विटामिन सी, विटामिन सी। विटामिन सी का क्या काम है ना, या किस बीमारी से यह हमें बचाता है। विटामिन सी, या विटामिन सी की कमी के कारण क्या होता है। प्रश्न इसको ऐसे लिखिए कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। पहले इसी से चर्चा करते हैं तो सारे विषय पर हम चले जाएंगे। रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अस्कर्वी एसिड या एस्कॉर्बिक एसिड। इसका आंसर हो जाएगा उत्तर एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, और इसकी कमी से क्या होता है, कमी से अस्कर्वी नामक बीमारी होता है। इसकी कमी से अस्कर्वी होता है। यह हमारे विटामिन सी जो है हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि कोरोना काल में सभी को विटामिन सी वगैरह का प्रॉपर आहार लेना चाहिए। ठीक है, तो विटामिन से जुड़े हुए विभिन्न जो प्रश्न है उस पर एक बार हम लोग फिर से चर्चा कर लेंगे कि विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए को हम लोग क्या कहते हैं, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल।
विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। छूट जाता है जी, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, और इसकी कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। कौन सी बीमारी होती है? रतौंधी, ठीक है। इसी प्रकार से विटामिन B1, इसका क्या रासायनिक नाम है? थायमिन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन, ठीक है। और इसकी कमी से क्या होता है? विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी नामक बीमारी होती है। बेरी बेरी नामक बीमारी होती है, ठीक है। जो बच्चे इसको बढ़िया से कर लिए उसको फिर से रिवीजन कर लीजिए। इसी प्रकार से विटामिन B2, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लोविन। विटामिन B2, इसका नाम है राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लेविन, है ना। और इसकी कमी से क्या होता है? वजन घटता है तथा त्वचा में रुखापन आता है। वजन घटना तथा त्वचा में रुखापन, त्वचा में रुखापन, ठीक है। फिर से एक बार देख लेंगे। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, इसकी कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन, इसकी कमी से क्या होता है? बेरी बेरी होता है। विटामिन B2 की कमी से क्या है? विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से क्या होता है? वजन घटता है तथा त्वचा में रुखापन आता है, ठीक है। इसी प्रकार से विटामिन B6, विटामिन B6, विटामिन B6, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं थायमिन। विटामिन सॉरी पैराडॉक्सिन। विटामिन B6 का नाम है पैराडॉक्सिन, पैराडॉक्सिन। अभी कर लगता है। विटामिन B6 पैराडॉक्सिन, और इसकी कमी से एनीमिया होती है, यानी कि शरीर के खून में कमी आता है, एनीमिया, ठीक है। यानी B6 से क्या हुआ? एनीमिया। इसी प्रकार से एक B5, एक छूट गया, B5 क्या है? नियोसिन। B5 का रासायनिक नाम नियोसिन, ठीक है। B5 नियोसिन, इसमें पेलाग्रा तथा मानसिक विकास में बाधा होता है। इसकी कमी से क्या होता है? पेलाग्रा होता है या मानसिक विकास में बाधा, मानसिक विकास में बाधा, ठीक है। इसी प्रकार से एक बी से ही जुड़ा हुआ है B12, इसका रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन, ठीक है। B12 का क्या नाम है? रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन। इससे भी क्या होता है? एनीमिया होता है तथा स्नायविक दोष होते हैं। स्नायविक मतलब नसों से जुड़ा हुआ, इसमें भी होता है एनीमिया एवं स्नायविक दोष। यानी नस से जुड़ी हुई, यानी न्यूरो सिस्टम से जुड़ी हुई समस्या होती है, ठीक है। तो विटामिन बी से जुड़ा हुआ B6 पैराडॉक्सिन या एनीमिया, B5 नियोसिन, इसका रासायनिक नाम पेलाग्रा तथा मानसिक विकास में बाधा, और B12 साइनोकोबालामिन, है ना, इसमें एनीमिया और स्नायविक दोष होते हैं, ठीक है।
विटामिन बी सी को आप लोग जान ही गए हैं। विटामिन सी को क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है, और इसकी कमी से क्या होता है? स्कर्वी नामक बीमारी होती है। विटामिन डी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, ठीक है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल डी, ठीक है। इसकी कमी से क्या होता है? रिकेट्स होते हैं, रिकेट्स। देखते हो कि बहुत सारा जो बच्चा रहता है उसकी हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी रहती हैं, ठीक है, रिकेट्स। और उसमें क्या होता है कि मुड़ जाता है, बच्चा जिसी से बढ़ता है तो उसकी हड्डियां मुड़ती चली जाती हैं। तो विटामिन डी की कमी से ही होता है। इसी को कहते हैं सूखा रोग, इसी को कहा जाता है सूखा रोग। ये बच्चों में होता है, लेकिन बड़ों में यह ऑस्टियोपोरोसिस नाम की या ऑस्टियोमेलिया, ऑस्टियोमेलिया या ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या उत्पन्न करता है। ऑस्टियोमेलिया, ऑस्टियोमेलिया नामक बीमारी लगेगा। इसमें क्या होता है कि अस्थि जो है यानी कि हड्डियां कमजोर पड़ जाती है। इसमें क्या होती है? हड्डियां कमजोर पड़ जाती है, ठीक है। और विटामिन डी का एकमात्र स्रोत क्या है? धूप है, प्रकाश है, ठीक है। इसीलिए डॉक्टर कहता है कि सुबह सुबह आपको धूप में निकलना चाहिए, धूप खाना चाहिए, है ना, धूप में बैठना चाहिए, क्योंकि विटामिन डी का एकमात्र स्रोत क्या है? धूप है ना। इसलिए हमें विटामिन डी का अगर ये करना है, हड्डियों को मजबूत रखना है, तो हमें धूप में रहना होगा। और विटामिन डी हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है। इसीलिए कोरोना काल में लोगों को विटामिन डी की भी दवाइयां दी जाती है, विटामिन डी के भी टैबलेट दिए जाते हैं, ताकि उनका हड्डी और उनका जो इम्यून सिस्टम है वह स्ट्रॉन्ग रहे। विटामिन ई, विटामिन ई की क्या विशेषता है? इसे टेकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है, टेकोफेरॉल, इसका रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल, ठीक है। यह प्रजनन शक्ति से क्षीण होता है, इसकी कमी से प्रजनन शक्ति कमजोर पड़ जाता है, ठीक है। तो पुरुषों में नपुंसकता की समस्या पैदा होती है, ठीक है। इसी प्रकार से विटामिन बी, इसे फिलोक्यूलोन के नाम से जाना जाता है। विटामिन क्या था? के, फिलोक्यूलोन, विटामिन के, फिलोक्यूलोन, यह बेहद ही महत्वपूर्ण विटामिन है। और शरीर में जो ब्लड है तो उसमें रक्त का थक्का जमाने में, यानी उसका थक्का जमाने में यह मदद करता है, रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। तो जब कहीं कटता फटता है तो क्या होता है कि देखते हैं कि कुछ देर के बाद वो वहां पर एक चिपचिपा जैसा पदार्थ निकलता है और रक्त का थक्का बन जाता है, और इस प्रकार से रक्त बहना बंद हो जाता है। तो यह फिलोक्यूलोन का ही काम होता है। वह क्या करता है? रक्त में थक्का जमाने में मदद करता है। और एक लास्ट विटामिन, विटामिन बी, निकोटिनामाइड, निकोटिनामाइड, विटामिन बी का रासायनिक नाम है निकोटिनामाइड। इसमें क्या होता है कि कोशिकाएं दुर्बल हो जाती हैं, जो सेल हैं शरीर के वह काफी कमजोर पड़ जाते हैं और प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, यानी कि बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है वह कम हो जाती है, प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ जाती है।
ठीक है, तो ये सारी की सारी विटामिन से जुड़ी हुई चीजें थी जिससे सवाल पूछा जाता है। ठीक है, इसे बढ़िया से आप लोग देख लीजिएगा। इसी प्रकार से कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जैसे नागासाकी शहर पर, है ना, कौन सा जो बम गिराया गया था वह क्या नाम था उसका, नागासाकी शहर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। प्रश्न क्या था कि नागासाकी शहर में जो बम गिराया गया था उसका क्या नाम था। शहर में कौन सा बम गिराया गया था, गिराया गया था, या उसका क्या नाम दिया गया था, उसका क्या नाम दिया गया था। ठीक है, यानी नागासाकी शहर में कौन सा बम गिराया गया था या उसका बम का क्या नाम दिया गया था, तो इसका आंसर होगा फैट मैन। यानी नागासाकी शहर में जो गिराया गया था उससे फैट मैन कहा गया था, फैट मैन। ठीक है, अब इससे जुड़ा हुआ दो चार बातें जान जाइए कि हम लोग जानते हैं कि जापान में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दो परमाणु बम गिराए गए थे। सबसे पहले एक हिरोशिमा में और दूसरा नागासाकी शहर में, गिर मत जाना जी, नागासाकी शहर में गिराया गया था। ठीक है, अमेरिका ने गिराया था। तो सबसे पहले 6 अगस्त 1945 की सुबह हिरोशिमा में बम गिराया गया था। कहाँ गिराया गया था? हिरोशिमा में। कब? 6 अगस्त 1945 को। पहला 6 अगस्त 1945 को कहाँ गिराया गया? हिरोशिमा में। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में गिराया गया और इसका जो नाम था वह लिटिल बॉय रखा गया था। इसका नाम क्या रखा गया था? लिटिल बॉय। लिटिल बॉय रखा गया था। ठीक है, लिटिल बॉय वो होगा ना, लिटिल लिटिल बॉय रखा गया था। ठीक है, यानी 6 अगस्त को हिरोशिमा में गिराया गया था, 6 अगस्त 1945 को, और जिसका नाम रखा गया था लिटिल बॉय। इसका वजन करीब 4000 किलोमीटर था और इसमें यूरेनियम का प्रयोग हुआ था। इसका 4000 केजी और यूरेनियम का प्रयोग हुआ था। इसका वजन था 4000 केजी। ठीक है, और इसमें प्रयोग हुआ था यूरेनियम। ये सवाल पूछता है कि हिरोशिमा में जो गिराया गया था उसमें कौन सा ईंधन यूज हुआ था? यूरेनियम का। ठीक है, और जबकि जो नागासाकी शहर में गिराया गया था उसमें प्लूटोनियम का यूज हुआ था। बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यानी नागासाकी में जो गिराया गया था यूरेनियम का इस्तेमाल हुआ था, लिटिल बॉय उसका नाम था, 4000 केजी था, और 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था हिरोशिमा में। ठीक है, दूसरा नागासाकी में दूसरा था नागासाकी शहर। नागासाकी में कब गिराया गया था? यहां गिराया गया था 3 दिन बाद, यानी कि 9 अगस्त को।
यहाँ गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को। ठीक है, इसमें जो गिराया गया था उसमें प्लूटोनियम का इस्तेमाल हुआ था। उसमें हिरोशिमा वाला क्या था, यूरेनियम, और इसमें प्लूटोनियम, इसमें प्लूटोनियम का इस्तेमाल हुआ था। इसका जो वजन था वह 4500 केजी था, यानी उससे 500 केजी ज्यादा था। ठीक है, और इसका जो नाम था वह क्या रखा गया था, फैटमैन। इसका नाम रखा गया था फैटमैन। ठीक है, कहा जाता है कि जो बम गिराया गया था उसमें 2,46,000 लोग मारे गए थे। ठीक है, तो बेहद ही खतरनाक था। चलिए, और एक क्वेश्चन और ये देख लीजिए, एक आध क्वेश्चन भी टाइम है हमारे पास जिसमें हम लोग देख लेते हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय किस द्वीप पर है? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय किस द्वीप पर है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय किस द्वीप पर है? तथा इसे किसने डोनेट किया था? 2 क्वेश्चन, डोनेट किया था यानी दान में दिया था, डोनेट किया था। ठीक है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय किस द्वीप पर है तथा इसे किसने डोनेट किया था? ठीक है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। इससे संबंधित सबसे पहले तो हम आंसर नोट कर लेंगे, और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र से संबंधित हम लोग कई जो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वह मैनहट्टन, न्यूयॉर्क का मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। कहाँ है? मैनहट्टन द्वीप। तो सबसे पहले आंसर होगा मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। ठीक है, कहाँ है? न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में, यानी न्यूयॉर्क में स्थित मैनहट्टन द्वीप पर यह मुख्यालय है, और इसे रॉकफेलर नामक व्यक्ति ने दान में दी थी। रॉकफेलर नामक एक व्यक्ति ने इसे डोनेट किया था। ठीक है, अब इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हम लोग नोट करेंगे। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। तो पहले हम लिखेंगे स्थापना 24 अक्टूबर 1945। एक, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया यूएनओ से संबंधित। पहला हो गया 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक देश कितने थे? संस्थापक देश, संस्थापक देश कितने थे? 51। तो दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हो गया कि इसके संस्थापक देश कितने थे? तो 51 थे। 51वां संस्थापक देश कौन था? 51वां देश यानी संस्थापक देश कौन था? तो ये था पोलैंड। ठीक है, तो 51वां संस्थापक देश हो गया पोलैंड। ठीक है, तो यानी महत्वपूर्ण पॉइंट में अभी तक हम लोग ने क्या क्या देखा? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। किस द्वीप पर? तो मैनहट्टन द्वीप पर है। इसे किसने डोनेट किया था? तो रॉकफेलर ने डोनेट किया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसके संस्थापक देश कितने थे? तो 51 थे।
51वां संस्थापक देश कौन था? तो पोलैंड था। और इससे जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि अभी वर्तमान में कितने सदस्य हैं। वर्तमान में कुल सदस्य तो कितना है? 193। ठीक है, तो वर्तमान में कुल कितने सदस्य हो गए? 193। 193वां सदस्य कौन है? 193वां सदस्य, ठीक है, तो हो जाएगा सूडान। यानी 193वां सदस्य कौन हो गया? सूडान हो गया। ठीक है, यह जो द्वीप है या यह जो मुख्यालय है कितने क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो 17 एकड़ में फैला हुआ है। 17 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो इससे जुड़े हुए एक बार फिर से सशरी तौर पर स्थापना 24 अक्टूबर 1945, संस्थापक देश 51वां संस्थापक देश पोलैंड, वर्तमान में कुल सदस्य 193, 193वां सदस्य सूडान। और जमीन किसने दिया था? रॉकफेलर ने। कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, है ना। यानी यूएनओ का मुख्यालय कहाँ हो गया? न्यूयॉर्क। और कौन सा द्वीप है? तो मैनहट्टन द्वीप। कितना एकड़ में फैला हुआ है? तो 17 एकड़ में फैला हुआ है। अब इसमें जो भाषाएं हैं, कौन कौन सी कार्य करने वाली भाषाएं, ठीक है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में काम करने वाली भाषाएं कौन कौन सी है? कार्य करने वाली भाषाएं, करने वाली भाषाएं, ठीक है, तो अंग्रेजी और फ्रेंच। पहला है अंग्रेजी और दूसरा है फ्रेंच, यानी दो भाषा में यहाँ पर काम होता है। पहला कौन होता है? अंग्रेजी होता है और दूसरा फ्रेंच होता है। ठीक है, इसी प्रकार से अन्य मान्यता प्राप्त भाषा कौन कौन से है? अन्य मान्यता प्राप्त भाषा, अन्य मान्यता प्राप्त भाषा, ठीक है, तो हो जाएगा चीनी, हो जाएगा अरबी, हो जाएगा स्पेनिश, हो जाएगा। ठीक है, यानी चीनी, अरबी, स्पेनिश और एक और कौन है? रसिया, यानी रूसी भाषा। क्लियर है? यानी कार्य करने वाली भाषा क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ में कौन कौन सी भाषा का हम लोग इस्तेमाल करते हैं? तो अंग्रेजी करते हैं। पहले कार्य करने वाली जो भाषा है तो अंग्रेजी और फ्रेंच में वहां कार्य किया जाता है। लेकिन अन्य जो मान्यता प्राप्त भाषा है वो चीनी है, अरबी है, स्पेनिश है, रूसी, ये 4 भाषा वहां पर अन्य मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। अब इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न हम लोग देखेंगे कि इसमें अस्थायी सदस्य, अस्थायी सुरक्षा सदस्य या सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन कौन से? सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य हैं। तो इसका आंसर होगा 5। कितने सदस्य हैं? 5 है। अब वो 5 सदस्य कौन कौन है? तो यूएसए, सबसे पहले हो गया यूएसए या संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरा हो जाएगा रूस। तीसरा हो जाएगा चीन। तीसरा हो जाएगा फ्रांस। और एक और कौन हो जाएगा? ब्रिटेन। यानी 5 अस्थायी सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं, है ना। 1 2 3 चौथा हो गया जी, और ये 5वां। ठीक है, यानी यूएसए या संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और
चीन, इसके 5 अस्थायी सदस्य हैं, जबकि अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? अस्थायी सदस्य की संख्या होती है 10। ठीक है, भारत भी इसमें भी अस्थायी सदस्य यहाँ का है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने विभिन्न टॉपिक पर चर्चा किया है ना। और कुछ देर बाद हम लोग ज्योग्राफी हम लोग पढ़ेंगे 12:30 बजे से। ज्योग्राफी का यह है जिसे हम लोग अपर्दन से जुड़ी हुई पूरी स्थलाकृतियों पर हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ पिछली कक्षाओं में हालांकि मैंने कुछ किया था, लेकिन इस कक्षा में फिर से अपर्दन से जुड़ी अक्षय वाला चर्चा अपने करेंगे। क्योंकि अक्षय का अगर आपको देखना होगा तो जो वेदरिंग का जो पिछले मैंने वीडियो भेजा था उस पर आप लोग देख लीजिएगा। आज हम लोग अपर्दन के जो भी बाह्य जो शक्तियां हैं, यानी 5 अपर्दन के जो कारक हैं, तो उसे किस किस प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, उसमें पूरा का पूरा हम इस प्रकार से कल भी हमारा वर्कशॉप रहेगा और कल भी कुछ पिछली कक्षाओं का है उसका रिवीजन करवाएंगे और फिर कुछ उसमें नई प्रश्नों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। कोरोना काल में तो बच बचा के रहना है, ये हमारे बलविंदर जी खान पान करते रहना है, एक्सरसाइज जरूर करनी है, द्रव्य पदार्थ ज्यादा लेना है, यानी पेय पदार्थ है ना, तो फल वगैरह भी विभिन्न प्रकार के हैं, फल वगैरह उसको खा सकते हैं, पानी वगैरह का इस्तेमाल करें। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि बाहर कम निकलें, अपने आप को बचाव करें, ठीक है, मास्क वगैरह का इस्तेमाल करें और डरना नहीं, पैनिक नहीं होना। यह इसमें जो भी देखा जा रहा है कि जो मौतें हो रही है अभी, तो उसमें ज्यादातर मौतें, मैंने कई डॉक्टरों से बातचीत किया इस संबंध में खबर के सिलसिले में, तो उसमें ज्यादातर डॉक्टरों का यही कहना था कि दरअसल लोग इतने डर जा रहे हैं कि डर से लोगों की सांस कम जा रही है और उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है। तो डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मात्र 1 से 1.5% जो सांप है वह जहरीला होता है, लेकिन जब सांप काटता है तो पता चलता है कि आधा से ज्यादा लोग मर जाते हैं। तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है डर, क्योंकि हमारे अंदर एक डर होता है। जैसे कोरोना पॉजिटिव हो गए, बस वो हड़बड़ा जाते हैं, उनका शरीर जो है पूरा इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ने लगता है, वो उनकी सांसें धीमी चलने लगती है और उनके शरीर में ऑक्सीजन लेवल का कम हो जाता है, हड़बड़ा करके अस्पताल पहुंचते हैं, अस्पताल में उनके साथ शोषण होता है। ठीक है, और इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं। इसलिए डरना नहीं है, अपने आप को ख्याल रखना है, अपने परिवार का ख्याल रखना है। ठीक है, तो बहुत जल्दी सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा और हम लोग फिर से अपनी कक्षाओं में यहाँ पर आकर के अपनी पढ़ाई कर सकेंगे और फिर से जो अभियान 40 है गुलजार रहेगा आप लोगों से, क्योंकि आप लोगों के बिना पूरा संस्थान खाली खाली लग रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।